बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज 26 मार्च का दिन है और जो इस वक्त ख़बरें मंजर से सामने आ रही हैं, रशिया ने एक बहुत ही भरपूर और बड़ा हमला किया है यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर। और जो ये हमला है ये रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए किया गया है। इस हमले के अंदर यूक्रेनियन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और इसके साथ साथ वहाँ पर जो नेटो की कुछ इमारत थी उनको भी निशाना बनाया गया है। अब किस मिसाइल से ये हमला किया गया, इस मिसाइल की क्या कैपेबिलिटी है, कितनी स्पीड है, कहाँ तक मार कर सकता है और ये हमला रशिया के किस मुकाम से किया गया, इन तमाम ख़बरों को इस वीडियो में शामिल करता चलूँगा। इसके साथ साथ रशिया के सदर का एक और ताज़ा तरीन बयान सामने आया है, क्या बयान है इस पर भी बात करता चलूँगा। अब इसके साथ साथ जो यमन के हौसी, उनके सरबराह है अब्दुल मालिक अल हौसी, उनका कुछ बयान सामने आ रहा है और क्या स्टेटमेंट दी गई है, क्या तफसीलात हैं इसकी, इस पर बात करता चलूँगा। इसके साथ साथ अल-क़स्साम ब्रिगेड की जो कार्रवाइयाँ हैं अल-शिफा हॉस्पिटल के अतराफ़ से क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या कामयाबियाँ थीं, उसको भी शामिल करते चलूँगा इस वीडियो में। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा हमला कर दिया गया है। रशिया ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर एक बहुत ही ख़तरनाक और बड़ा हमला किया है और इस हमले में जो ख़ास बात देखने में सामने आई है, रशिया की जानिब से एक ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि दूसरी दफ़ा किया गया है रशिया की जानिब से कीव पर, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल काफ़ी हद तक तबाहकुन साबित हुआ है। अब क्या तफसीलात हैं इस पर नज़र डालते चलते हैं। रशिया लॉन्च अ फोकस मिसाइल बम्बार्डमेंट ऑन टारगेट्स इन यूक्रेनियन कैपिटल कीव। The intelligence headquarters and other headquarters were targeted with hypersonic missile that bypassed Patriot air defense system. एक ख़तरनाक हमला किया जाता है यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर और इस हमले के अंदर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जाता है, साथ ही साथ कुछ दूसरी इमारतों को भी निशाना बनाया जाता है और ये हमला एक हाइपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए किया जाता है। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त यूक्रेन अमरीकी साख्ता पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है और इस पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक सामने आ रही है। जब भी रशिया की जानिब से कोई मिसाइल दागा जाता था तो ये पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक करता था, हरकत में आता था और उस मिसाइल को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया था। अब जो इस वक्त ये ताज़ा तरीन हमला हुआ है और इस हमले के अंदर जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल सामने आ रहा है जिसको रशिया ने इस्तेमाल किया है, ये एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल था जिसने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए यूक्रेन के अंदर ये तबाही मचाई और अपने टारगेट को आके हिट किया। अब जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, द रशियन आर्मी लॉन्चेस अ मिसाइल अटैक फ्रॉम द क्रिमियन पेनिनसुला। द मिसाइल ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 580 किलोमीटर्स टू कीव इन 3 minutes, with the speed of the missile being approximately 11,600 kilometers per hour, which is faster than the speed of sound. अब ये मिसाइल क्रेमिया से लॉन्च किया जाता है और तकरीबन 580 किलोमीटर का सफ़र 3 मिनट्स में मुकम्मल करता है। और इस हमले में ये बात भी ज़ेर गौर है कि इतनी स्पीड से सफ़र करता हुआ जब ये दाखिल होता है यूक्रेनियन एयर स्पेस में और उसके बाद दारुल हुकूमत कीव को जाके निशाना बनाता है, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती हैं, एक जानिब तो नेटो की कुछ बिल्डिंग्स हैं और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, यूक्रेनियन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, उसको जब निशाना बनाता है, ये तमाम काम इतनी तेज़ी से होता है, इतनी स्पीड से होता है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपने आप को फ़ाल करे और इस हाइपरसोनिक मिसाइल को फ़िज़ा में तबाह करे। अब इसके साथ साथ जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, ये ज़िरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल एक 3M22 ज़िरकोन मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड रखता है और जो इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। सबसे पहली दफ़ा ये मिसाइल
दिसंबर 2022 में टेस्ट फायर किया गया और उसके बाद ये मिज़ाइल रशियन नेवी के हवाले कर दिया गया। ये एक ऐसा मिज़ाइल था कि जो नेवी फ्रिगेट से लॉन्च किया जा सकता है, इसके साथ साथ सबमरीन से भी ये लॉन्च किया जा सकता है। अब ये जो ताज़ा तरीन कार्रवाई है जिसमें ये मिज़ाइल इस्तेमाल किया गया, क्रीमिया के साहिलों पर एक जहाज़ लंगर अंदाज होता है, वहाँ से इस मिज़ाइल को लॉन्च किया जाता है। रशियन नेवी इस मिज़ाइल को लॉन्च करती है और तकरीबन 3 मिनट के अंदर ये 580 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए कीव को जाके निशाना बनाता है। और इसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस बिल्डिंग को निशाना बनाना होता है, ये सिर्फ उसी बिल्डिंग को निशाना बनाता है, जबकि उसके आसपास बहुत सारी कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें मौजूद होती हैं। उन तमाम से क़त्ल नज़र ये सिर्फ अपने टारगेट को हिट करता है और उसी जगह को निशाना बनाता है जहां के लिए इस मिज़ाइल को दागा गया होता है। तो इससे इसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जाकर कीव के अंदर तबाही मचाता है और अपने हदफ को खुश असलूबी से निशाना बनाता है। अब इसके साथ साथ जो एक और चीज़ सामने आ रही है, रशियन मिज़ाइल स्ट्राइक टारगेटेड एन अंडरग्राउंड नेटो बंकर इन कीव, सिविलियन बिल्डिंग्स आर रिलेटिवली इंटैक्ट ड्यू टू द एक्यूरेसी ऑफ मिज़ाइल। वही चीज़ सामने आ रही है कि किस तरह से एक्यूरेसी के साथ ये मिज़ाइल हदफ को निशाना बनाता है कि आसपास की जो रिहायशी इमारतें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता और सिर्फ उसी टारगेट को नुकसान पहुंचता है जिसके ऊपर इस मिज़ाइल को दागा जाता है, जिसके लिए इसको गाइड किया जाता है। और ये भी चीज़ इसमें सामने आ रही है कि जो टारगेट है ये एक अंडरग्राउंड नेटो बिल्डिंग होती है जो कि ज़मीन के नीचे होती है, उसको निशाना बनाया जाता है। अब इसके साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट का एक बयान सामने आ रहा है। We now refuse to comment on ISIS statement regarding the Moscow terrorist attack until the investigations are completed. We will reveal the shocking facts to the whole world. अब एक जानिब तो दाइश का जिस तरह से एक स्टेटमेंट आया था कि ये हमला हमने किया है, इस पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक बयान जारी हुआ है और उसमें यही कहा गया है इस वक्त हम इस स्टेटमेंट पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाह रहा है जो कि मॉस्को टेररिस्ट अटैक के हवाले से हुआ और इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जारी हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हम पूरी दुनिया पर कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जो हैं वो जाहिर करने वाले हैं और कुछ दिनों में जाहिर करेंगे। अब इस वक्त मामला ये है कि वो तमाम दहशतगर्द जिन्होंने क्रॉकस हॉल पे हमला किया था वो ज़िंदा पकड़ लिए गए थे और अब उनका जो ट्रायल है, कोर्ट ट्रायल है, वो शुरू हो चुका है। इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और जितनी भी इस वक्त रशियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं इन हमला आवरों से जो है पूछताछ और तहकीकात में लगी हुई हैं। और अब जो चीज़ें हैं इस वक्त एक जानिब तो उनका कोर्ट ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन का जो बयान सामने आ रहा है इसका मतलब है कि कुछ बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो कि उनसे उगलवा लिए गए हैं और बहुत जल्द फिर वो पूरी दुनिया पे वाज़े कर दिए जाएंगे। बहुत सारे फिर इंकशाफात होंगे जो कि दुनिया के लिए हैरत अंगेज़ साबित हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो हौसियों के सरबराह हैं, हौसी मूवमेंट के सरबराह हैं, अंसारुल्लाह मूवमेंट के सरबराह हैं सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी, उनके कुछ बयान सामने आ रहे हैं। द एग्रेशन अगेंस्ट आवर कंट्री केम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इन द रीजन टू रीअरेंज इट अंडर द लीडरशिप ऑफ इसराइली एनिमी एंड लिक्विडेट द पैलेस्टीनियन इशू। अब इस वक्त जो यमन के ख़िलाफ़ अमरीका और बरतानिया की जो जारियत है इसके जो ताने बाने हैं वो इसराइल से मिल रहे हैं और इस वक्त जो इसराइल की जो लीडरशिप है, चाहे वो फिर इसराइल की हुकूमत है, उनसे इसके ताने बाने मिल रहे हैं। और इस वक्त इसराइल की जो पूरी कोशिश है एक जानिब तो वो ये है कि यमन को किसी तरह से खामोश कराया जाए। इस वक्त जो हमले यमन उन जहाज़ों पे कर रहा है जो कि या तो इसराइल जा रहे हैं या फिर उनका ताल्लुक़ जो है वो किसी भी हवाले से इसराइल से है, तो उन पर जिस तरह की इस वक्त कदगन लगा रहा है यमन, तो एक जानिब तो यमन को खामोश कराने के लिए यमनी आवाम के ऊपर एक जारहियत का सिलसिला है वो जारी है और दूसरी जानिब जो इस वक्त फ़लस्तीनी कॉज़ है, फ़लस्तीन का जो एक इशू है उसको दबाने के लिए जिस तरह से इस वक्त इसराइली हुकूमत, इसराइली मशीनरी काम कर रही है, इसके बारे में निशानदही की गई है। अब इसके साथ साथ द एग्रेशन अगेंस्ट आवर कंट्री वॉज प्लान्ड बाय अमेरिकन, ब्रिटिश एंड इसराइलीज़ एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द कोलिशन। इस बात को भी वाज़ेह किया जा रहा है कि इस वक्त जो जारहियत है यमन के ख़िलाफ़, यमनी अवाम के ख़िलाफ़, और जिस तरह से इस वक्त अमरीका, बरतानिया और इसराइल मिलकर यमनियों के ख़िलाफ़ अपनी जारहियत दिखा रहे हैं, ये तमाम जो प्लानिंग है ये प्लान तो अमरीका, बरतानिया और इसके साथ साथ इसराइल का है,
لیکن اس کی جو ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، اس پہ جو عمل درآمد کر رہا ہے وہ ان تینوں ممالک کے جو کولیشن یا ان کے جو پارٹنرز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب ان حملوں میں امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ بہت سارے کولیشن ممالک بھی ہیں، جس میں پھر فرانس ہے، کینیڈا ہے، اٹلی ہے۔ یہ تمام ممالک بھی اس وقت بحر احمر میں موجود ہیں، ان کے جو وار شپس ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ تمام کارروائیاں جو کہ یمنی عوام کے خلاف سامنے آتی ہیں، ان کولیشن یا ان اتحادیوں کی سامنے آتی ہیں، تو اس کی طرف بھی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑا حیرت انگیز بیان ہے جو کہ سعودیہ اور ایمریٹ کے حوالے سے سامنے آیا ہے عبد المالک الحوثی کا۔ There is no justification for Saudi Arabia and the Emirates to continue stalling on peace entitlements۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف بھی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ایک جانب تو وہ ان حملوں کے اندر یمن پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کے اندر نہ صرف اس کولیشن کا حصہ بھی بنتے جا رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک پرامن فضا چل رہی تھی اس کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بیان ہے اس وقت جو سامنے آ رہا ہے حوثیوں کے سربراہ، حوثیوں کے لیڈر سید عبد المالک الحوثی کا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو حماس کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، the occupation's response did not respond to any of the basic demands, namely a comprehensive ceasefire, withdrawal from Gaza Strip and the return of the displaced and the exchange of prisoner۔ اب اس وقت حماس اور اسرائیل کی جانب جو ٹیبل ٹاکس کی باتیں چل رہی تھیں، حماس کا ایک بیان سامنے آ رہا ہے جس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس وقت جو بیسک ڈیمانڈ سامنے آ رہی تھی، 4 بیسک ڈیمانڈ تھیں۔ ایک جانب تو ایک ٹروس یا سیز فائر کا معاملہ تھا، جنگ بندی کا معاملہ تھا کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر قابض صہیونی فوج ہیں ان کا انخلا ہو، غزہ اسٹرپ سے ان کا وڈرول ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطینی اپنے گھروں کو، علاقوں کو چھوڑ کے اور پناہ گزینوں کی سی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، ان کو پھر ان کے علاقوں میں واپس لایا جائے، جو کہ ریٹرن آف دا ڈسپلیس کی بات تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت قیدی، فلسطینی قیدی اسرائیلی قید میں موجود ہیں اور پھر جو اسرائیلی حماس کی قید میں موجود ہیں ان کا پھر تبادلہ ہونا تھا۔ تو ان تمام معاملات میں اس وقت جو اسرائیلی حکومت سرد مہری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اسے لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا اس وقت کہ یہ معاملات آگے بڑھیں اور کسی ایک حل کی طرف جائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیان ہے، "We affirm that Netanyahu and his extremist government bear full responsibility for the failure of all negotiations effort۔ اب اس مذاکراتی عمل میں جو ناکامی ہے اس کا پورا کریڈٹ جو ہے ایک جانب تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ متشدد گورنمنٹ ہے اس کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ جس کی ان تمام بھونڈی اور بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے یہ پیس پروسیس جو ہے نا وہ فیل ہوا، اور جتنے بھی نیگوسیشنز کے معاملات تھے، جتنے بھی نیگوسیشنز ایفرٹ تھے، وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کے بغیر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئے۔ اب ایک جانب تو وہ تمام قیدی ہیں جو کہ حماس کی قید میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ اب ہلاکتوں کا سلسلہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ جس طرح سے اس وقت ایک فیمن کی کیفیت ہے غزہ کے اندر، بھوک اور افلاس کی ایک کیفیت ہے، اس کا شکار اب وہ قیدی بھی ہوتے جا رہے ہیں جو حماس کی قید میں ہیں۔ ظاہر ہے جب غذائی قلت ہوتی ہے تو پھر وہ سب کے لیے ہوتی ہے، تو پھر وہ قیدی جو کہ اسرائیلی قیدی ہیں اور حماس کی قید میں ہیں، وہ قیدی بھی اب اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور اب وہ بھی ہلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو القسام بریگیڈ کی ایک کارروائی ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ "We targeted an Israeli Merkava tank with Al-Yasin 105 shell and it was completely burned in the vicinity of Al-Shifa Hospital in Gaza City۔ اب ایک کارروائی کی گئی ہے، القسام بریگیڈ نے کروڑوں ڈالرز کا مرکاوا ٹینک تباہ کیا ہے ایک چھوٹے سے الیاسین 105 شیل سے، اور اس کارروائی کے اندر اس پورے ٹینک کو اس طرح سے نقصان پہنچایا گیا کہ اس پورے ٹینک میں آگ لگ گئی اور وہ ناکارہ ہو گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک جانب تو اتنی ہیوی مشینری اور ایک ایسا ٹینک جس کے بارے میں بلند و بانگ دعوے تھے، اور ناقابل تسخیر سمجھے جانے والا یہ جنگی مشین یا یہ ٹینک ایک چھوٹے سے RPG سیل سے تباہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسے تباہ کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بہت بڑی کارروائی ہے جو کہ القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے اس الشفا ہاسپٹل کے اطراف میں غزہ اسٹرپ پہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، "دا ہیڈ آف پولیٹیکل بیورو آف حماس اسماعیل ہانیہ ول وزٹ تہران۔ حماس کے
پولیٹیکل بیورو کے ہیڈ اسماعیل ہانیہ جو ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے تہران میں، اور پھر ظاہر ہے جب وہ تہران جائیں گے تو پھر تہران کے اندر بہت سارے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، اور پھر آگے کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا کہ اب کیا اس معاملے میں پیش رفت ہو سکتی ہے اور اب یہ معاملہ کہاں جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو پلیز سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔